दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत ने बीजेपी को बताया धोखेबाज पार्टी, बोले अगला टारगेट संसद पर फसल बेचना। जी आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 4 महीनों से आंदोलन पर बैठे किसान अब चुनावी राज्यों में बीजेपी का खेल बिगाड़ने की जुगत में जुट गए हैं। आपको बता दें कि किसानों के नारों की आवाज अब पश्चिम बंगाल में सुनाई देने लगी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने अहम चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में किसान महापंचायत की। इस महापंचायत के लिए राज्य की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली नंदीग्राम को चुना गया, जिसके अपने कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। किसानों की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने महापंचायत में शामिल होते हुए बीजेपी के खिलाफ तगड़ा प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अगला टारगेट संसद पर फसल बेचने का है। राकेश टिकैत के अनुसार किसानों के ट्रैक्टर को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे देश को लूटा है, इसलिए जनता अपने बंगाल को बचाए। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार किसानों और उनके आंदोलन की रीढ़ को तोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये जन विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट मत देना, अगर उन्हें वोट दिया गया तो वो आपकी जमीन को छीनकर कॉर्पोरेट और उद्योग को दे देंगे, आपको भूमिहीन बना देंगे, आपकी आजीविका दांव पर लगाकर देश के बड़े उद्योगपति समूहों को जमीन सौंप देंगे और आपको खतरे में डाल देंगे। राकेश टिकैत ने भाजपा को धोखेबाज की पार्टी कहते हुए कहा कि हम भाजपा का विरोध करने वालों और किसानों तथा गरीबों के साथ खड़े होने वालों के पाले में रहेंगे। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि आप भाजपा को वोट मत दो, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दो। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। अगली बड़ी खबर, चोट के बाद पहली बार व्हील चेयर पर बैठकर कोलकाता में ममता बनर्जी का जबरदस्त रोड शो। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज से व्हील चेयर पर अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। चोट के बाद पहली बार प्रचार के लिए ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर कोलकाता के गांधी मूर्ति पहुंची और यहां से हजारा तक के लिए अपना रोड शो शुरू कर दिया। ममता व्हील चेयर पर बैठी रहीं, उनके पीछे भारी संख्या में समर्थक दिखाई दिए। रास्ते में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रोड शो से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि हम निर्भीक होकर लड़ते रहेंगे। मैं अभी भी बहुत दर्द में हूं, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द और भी ज्यादा महसूस होता है। अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए इस लड़ाई में हमें बहुत नुकसान हुआ है। अभी भी हम और पीड़ित होंगे, लेकिन हम कभी भी झुकेंगे नहीं। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि इस बार भी तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। यदि आप भी ममता दीदी का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लगा बड़ा झटका। सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों द्वारा बनाए जा रहे पक्के मकान का निर्माण कार्य पुलिस ने रोका। 2 FIR दर्ज। जी आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों की तरफ से बनाए जा रहे पक्के मकान के मामले में पुलिस ने किसानों के खिलाफ 2 FIR दर्ज किए हैं। अलग अलग विभागों से पुलिस को 2 शिकायतें मिली। पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। NHI और कुंडली नगर पालिका अधिकारियों की शिकायत के बाद निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। न सिर्फ सिंगू बॉर्डर बल्कि टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलनकारी किसानों ने अपने परमानेंट हाउस यानी पक्के मकान बना लिए हैं। यहाँ भी गर्मी के मौसम को देखते हुए किसानों ने घर बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इन घरों में 60 से 70 लोग रह पाएंगे। 11 से 12 फुट की ऊंचाई होगी। ये ठंडा रहेगा और इसमें गर्मी कम लगेगी। 9 इंच की दीवार बना रहे हैं ताकि गर्मी कम हो सके। जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसमें किसान कूलर नहीं बल्कि AC लगवाएंगे और वो बिजली के लिए बिजली बोर्ड जाएंगे और कनेक्शन देने के लिए कहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल जो मकान पहले बन चुके हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जिन पर कार्य चल रहा था पुलिस ने फिलहाल उन्हें रुकवा दिया है। ऐसे में चिलचिलाती गर्मी में किसान कहां रहेंगे, इसी को देखते हुए किसान पक्के निर्माण बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसे रुकवा दिया। अब देखना यह होगा कि किसानों का अगला फैसला क्या होगा। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले दोनों हाथों से दिन दहाड़े जनता को लूट रही सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईंधन एवं गैस की बढ़ती कीमतों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कथित बिक्री को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार दोनों हाथों से दिन दहाड़े जनता को लूट रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गैस और पेट्रोल डीजल पर भारी कर वसूल रही है। मित्रों को
पीएसयू पीएसबी बेचकर जनता से उसकी हिस्सेदारी, रोजगार और सुविधाएं छीन रही है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री का एक ही कायदा, देश फूंककर मित्रों का फायदा। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ईंधन की बढ़ती कीमतों पर सरकार की लगातार आलोचना कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से अब तक पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाकर 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र कर ली है। अगली बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में तगड़ी उठापटक, आरएलएसपी और जेडीयू का हुआ गठबंधन। उपेंद्र कुशवाहा बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में करेंगे काम, कोई भी शर्त नहीं। जी आपको बता दें कि आज बिहार की राजनीति में बड़ी उठापटक देखने को मिली। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी का आज जेडीयू में पूरे तरीके से विलय हो गया। उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी के अन्य नेता जेडीयू में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जेडीयू में शामिल होने के लिए उन्होंने कोई भी शर्त नहीं रखी है। इससे पहले आरएलएसपी के राज्य परिषद ने शनिवार को जेडीयू में विलय सहित सभी फैसलों के लिए राष्ट्रीय परिषद को अधिकृत किया था। रविवार के दिन 11 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश सरकार में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई थी, मगर शर्त यह थी कि वो अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दें। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में हो रही खींचतान को समझ रहे थे, लिहाजा वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा को सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना भी तय मानी जा रही है। हालांकि पार्टी के महासचिव विनय कुशवाहा ने 40 सदस्यों के साथ आरएलएसपी पार्टी छोड़ दी है। जेडीयू में विलय करने के पहले ही आरएलएसपी के कार्यकारी समेत अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, महासचिव निर्मल कुशवाहा सहित 35 नेता आरजेडी में शामिल हो गए। इन नेताओं ने आरजेडी दफ्तर में तेजस्वी यादव के हाथों पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और बाकी बची सदस्यों के साथ आरएलएसपी जेडीयू में शामिल हो गई। अगली बड़ी खबर, असम में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, बोले आतंकवाद और घुसपैठ को किया खत्म, अब बनाएंगे बाढ़ मुक्त असम। आपको बता दें कि असम विधानसभा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्य के तिनसुकिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने 5 साल के सर्बानंद सोनोवाल सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद असम में ना आंदोलन है और ना ही आतंकवाद है, शांति के साथ प्रदेश में विकास हो रहा है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अमित शाह ने कहा कि आज हम यहां पर आने वाले असम विधानसभा चुनाव में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसके निर्णय के लिए आए हैं। कुछ ही दिनों में आप सभी को 5 साल असम का शासन किस पार्टी और किस व्यक्ति के हाथ में रहेगा वो तय करना है। उन्होंने जनता से कहा कि असम में आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प नरेंद्र मोदी और सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाला भाजपा व असम गण परिषद का है और दूसरा विकल्प राहुल गांधी और बरुद्दीन अजमल के नेतृत्व का है। गृह मंत्री ने कहा कि 5 साल पहले हमने असम आने पर कहा था कि एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, असम से हम आंदोलन और आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। 5 साल के बाद असम में अब ना तो आंदोलन है और ना ही आतंकवाद है, शांति के साथ प्रदेश में विकास हो रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्या बरुद्दीन अजमल घुसपैठ रोक सकते हैं? क्या असम उनके अंदर पनपेगा? मैं असम के लोगों से वादा करता हूं कि अगर हम फिर से जीतेंगे तो घुसपैठ अतीत की बात हो जाएगी और अब असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने दूसरे चरण के चुनावों के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची, इन चेहरों को मिला टिकट। आपको बता दें कि बीजेपी ने देश के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस सूची में पार्टी के पुराने नेताओं के साथ ही दूसरे दलों से आए विधायकों को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव में 4 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी राज्य की 140 सीटों में से 115 पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर सहयोगी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। मेट्रोमैन ई श्रीधरन पलक्कड़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन को पलक्कड़ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने शनिवार देर रात बैठक की, उसमें इन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में कमल खिलाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, 4 रैलियां करने का प्लान। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और तमिलनाडु प्रभारी सीटी रवि ने कहा कि पीएम मोदी की रैलियों की भारी मांग है। राज्य में उनकी कम से कम 4 रैलियां करवाने का प्लान है। सीटी रवि ने कहा कि पीएम मोदी की रैलियों में गठबंधन सहयोगी एआईएडीएमके और दूसरे सहयोगी दलों के नेता भी भाग लेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ
साथ मंच साझा करेंगे। पीएम की रैलियों के लिए जगह तय की जा रही है। पीएम मोदी के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी तमिलनाडु में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सभी रैलियों में सहयोगी दलों के नेता भी लोगों को संबोधित करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द हों और किसान अपनी मांगों पर अडिग रहें और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।